आधुनिक मानव के प्राचीनतम अवशेष प्राप्त हुए हैं, इन अवशेषों के आधार पर उसकी जीवन शैली कैसी थी, उसके भोजन का क्या तरीका था, उसके आवास की क्या व्यवस्था थी, आइए उस चर्चा पर हम आगे बढ़ते हैं। तरीके थे मनुष्य अपना जो आहार था वो किस तरह से प्राप्त करता रहा होगा। मुख्य रूप से 4 ऐसे प्रकार हैं जिसके बारे में विद्वानों में सहमति है। पहला, संग्रहण, गैदरिंग। दूसरा, अपमार्जन। स्कैवेंजिंग। तीसरा, शिकार, हंटिंग। चौथा, मछली पकड़ना या फिशिंग। इन 4 तरीके से मनुष्य अपना आहार प्राप्त करता रहा होगा। संग्रहण क्या है? जंगल में उगने वाले फल फूल, कंदमूल, पेड़ पौधों की पत्तियां, इन सबको इकट्ठा करके मनुष्य अपनी भूख शांत करता रहा होगा। ये तो हो गया संग्रहण का तरीका। दूसरा है अपमार्जन या स्कैवेंजिंग। किसी बड़े पशु द्वारा किसी जंगली पशु को मार करके उसका मांस खा लिया जाता था, तो जो बचा खुचा मांस होता था वो मनुष्य खा करके अपने पेट की भूख शांत करता था। इसको कहते हैं अपमार्जन या स्कैवेंजिंग। साथ ही साथ वो पशु या तो स्वयं मरा हुआ या किसी बड़े पशु का शिकार हुआ, उस पशु के बचे हुए मांस को खा करके मनुष्य अपनी भूख शांत करता था। शिकार, मनुष्य छोटे छोटे पत्थरों से, पेड़ पौधों की डालियों से ऐसे छोटे जीव, चूहा है, खरगोश है, इस प्रकार के जीवों का शिकार करके भी अपनी भूख को शांत करता रहा होगा। ये हंटिंग का तरीका है। चौथा था मछली पकड़ना। जो जल स्रोत थे उन जल स्रोतों में मछलियों को पकड़ करके अपनी भूख शांत करना, ये चौथा तरीका मनुष्य के आहार का रहा होगा। संभवतः जब शिकार के लिए उसने पत्थरों का उपयोग किया होगा तो उसी दौरान पत्थर से पत्थर टकराने में अग्नि का ज्ञान उसको हुआ होगा, और जो मानव की प्रारंभिक अवस्था है, इस अवस्था में अग्नि का जो ज्ञान है ये मानव के लिए एक बहुत बड़ी खोज थी। जब हम बात करते हैं कि मनुष्य शिकार करने लगा, शिकार करने के लिए निसंदेह उसने या तो पत्थरों का उपयोग किया होगा या पेड़ पौधों की डालियों का उपयोग किया होगा। संभवतः शिकार के दौरान ही शिकार के लिए पत्थर फेंका होगा, वो पत्थर किसी पत्थर से टकराया होगा और स्पार्किंग या आग की चिंगारी निकली होगी। ये खोज कब हुई? संभवतः 5 लाख वर्ष पूर्व। आग का ज्ञान संभवतः 5 लाख वर्ष पूर्व हुआ होगा, क्योंकि शिकार का जो पहला साक्ष्य मिलता है वो दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्सग्रो से प्राप्त होता है, जो 5 लाख वर्ष पूर्व का है, और 4 लाख वर्ष पूर्व जर्मनी में सोनिजिन से शिकार का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो ये 2 ऐसे स्थान हैं जिनसे शिकार का साक्ष्य मिलता है, और संभवतः इसी समय में अग्नि का ज्ञान हुआ होगा। मनुष्य को अग्नि का ज्ञान हो गया तो ये उसके लिए बड़ी अभूतपूर्व खोज थी, क्योंकि आग से एक तो भोजन को पकाना, जो अभी तक वो कच्चा मांस खाता था,
अब वो भोजन को पका के खाने लगा, मांस को रोस्ट करके खाने लगा। दूसरा, आग से उसको गर्माहट, शरीर को गर्म करना। सर्दी में जो परेशान होता था अब वो शरीर को गर्म रख सकता था। प्रकाश, जंगल झाड़ियों को साफ करना, जंगल झाड़ियों को जलाकर अब वो साफ कर सकता था। और जंगली पशुओं से बचाव, ये सारे लाभ उसको थे। मनुष्य को आग के आविष्कार ने वो सुरक्षा का हथियार दे दिया जिससे वो जंगली पशुओं से बचाव कर सकता था। आग को जला करके जहाँ रहता था गुफा आदि में, वहाँ जंगल झाड़ियों को साफ कर सकता था। रात में उसको प्रकाश भी मिलता था, शरीर को गर्माहट मिलती थी, भोजन को पका करके खाने लगा। और इस तरह 4 लाख से 1.25 लाख वर्ष पूर्व के बीच जो मानव अभी तक पेड़ों पर निवास करता था, रात में अपनी सुरक्षा के लिए वो पेड़ों पर निवास करता था, अब वो खुले मैदान में विचरण करने लगा, गुफाओं में निवास करने लगा। खुले मैदान में झोपड़ी बना करके रहने लगा और गुफाओं में। जब आग का ज्ञान हो गया तो आग का उसने सीमित उपयोग करना चालू कर दिया, नियंत्रित उपयोग करना चालू कर दिया। नियंत्रित उपयोग कैसे? चूल्हे बना करके। फ्रांस में गुफा है लेजरेट गुफा। लेजरेट गुफा में सबसे प्राचीन चूल्हे के साक्ष्य मिलते हैं। चूल्हे का साक्ष्य मिला है जो 1.25 लाख वर्ष पूर्व का है। यहाँ मनुष्य के द्वारा जलाए गए अन्न के दाने, मांस, इस सब के अवशेष प्राप्त हुए। तो संभवतः मनुष्य चूल्हे पर यहाँ पर अपने लिए आहार बनाता रहा होगा। उसने आग का नियंत्रित उपयोग सीख लिया था। टेरा माटा जो दूसरी गुफा है फ्रांस में ही, यहाँ मनुष्य के द्वारा बनाई गई एक झोपड़ी का, गोलाकार झोपड़ी का अवशेष प्राप्त हुआ है। झोपड़ी के अवशेष फ्रांस में इन 2 स्थानों से प्राप्त होना, इसका मतलब मनुष्य अस्थायी आवास बनाना, चूल्हे का उपयोग करना, ये सब धीरे धीरे सीखने लगा था। ओके, ऐसी कुछ गुफाएं हैं, उन गुफाओं से चित्रकारी भी प्राप्त हुई है। जैसे बास्को गुफा है इंग्लैंड की, स्पेन की अल्टामीरा गुफा है। इन गुफाओं से चित्र प्राप्त हुए हैं और उन चित्रों से मनुष्य के जीवन के बारे में और हम बहुत कुछ जानते हैं। आइए देखते हैं कि मनुष्य ने किस तरह से अग्नि के ज्ञान से लेकर के आगे की अपनी विकास यात्रा तय की। मनुष्य ने जब शिकार करना चालू किया होगा तो उसको ऐसे हथियारों की आवश्यकता महसूस हुई होगी, ऐसे औजारों की आवश्यकता महसूस हुई होगी जिससे कि वो शिकार कर सके। तो प्रारंभिक अवस्था में तो जो पत्थर होते थे उन पत्थरों को उठा करके फेंक देता था या पेड़ पौधों की टहनियों से शिकार करता था। जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ उसने पत्थरों के औजारों का निर्माण किया। हमने बताया था होमो हैबिलस वर्ग का प्राणी पत्थर के औजार बना सकता था। तो ऐसे छोटे छोटे पत्थर के सल्क, छेनी, बेधनी, ऐसे तीर कमान या भाले नुमा औजारों का निर्माण, उसने पत्थर के छोटे छोटे सल्क निकाले और उनका प्रयोग तीर के अग्रभाग के रूप में या भाले के अग्रभाग के रूप में उसने करना चालू किया, जिससे कि वो जानवरों को मार
सके, फेंक करके मार सके, दूर तक शस्त्र जा सकें, इसके लिए पत्थर के छोटे औजार लघु अस्त्र बनाए उसने और भाले, तीर, कमान इनका उपयोग करना चालू किया। ये समय है लगभग 30,000 वर्ष पूर्व। 30,000 वर्ष पूर्व तक आते आते मनुष्य को तीर, कमान, भाले, सल्क या छोटे लघु अस्त्र इनका उपयोग करना चालू किया। प्रारंभिक अवस्था में तो उसके पास बेडौल हथियार होते थे या पेड़ पौधों की टहनियाँ ही उसके औजार का माध्यम थी। ओके, जैसे जैसे मनुष्य और आगे की प्रगति के रास्ते पर चला, उसको आवश्यकता महसूस हुई कि अपने शरीर को गर्म रखने के लिए आग का तो प्रयोग करता ही था। साथ ही साथ उसने देखा कि ऐसे जानवर जो रोएदार खाल वाले हैं, अगर उनकी खाल का उपयोग वस्त्र के रूप में किया जाए तो अपने शरीर को सर्दी से बचाया जा सकता है। तो उसने वस्त्र के रूप में रोएदार खाल का उपयोग किया और लगभग 21,000 वर्ष पूर्व ऐसे सिलाई के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। 21,000 वर्ष पूर्व तक आते आते मनुष्य उन खालों को नुकीली हड्डियों से ही सिलने लगा। हड्डियों में छेद करके खालों के रेशे को निकाल करके उस खाल को सिल करके वस्त्र के रूप में पहनने लगा। तो सिलाई का प्रयोग 21,000 वर्ष पूर्व। ठीक, अब उसने अपनी वस्त्र संबंधी भी जरूरत पूरी कर ली। अब हम बात करते हैं कि मनुष्य की जो संवाद का माध्यम था वो कैसे था। मनुष्य के जो आदिम पूर्वज हैं उनमें भाषा का विकास लगभग, ऐसी मान्यता है कि भाषा का विकास लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व हो गया था। मनुष्य बोलने तो लगा था लेकिन वो शब्दों का उच्चारण नहीं था। जैसे दूसरे जानवर बोलते हैं ऐसे मनुष्य का आदिम पूर्वज भी बोलता था। कपिवर्ग के प्राणी हैं तो जैसे बंदर आदि या गिब्बन्स ये सब बोलते हैं, इसी प्रकार मनुष्य बोलता रहा होगा, लेकिन वो वाणी का उच्चारण नहीं कर सकता था क्योंकि उसके स्वरतंत्र का विकास नहीं था। 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ, आवाज़ तो करता था लेकिन उसमें धीरे धीरे स्वरतंत्र का विकास हुआ मनुष्य में, और ये स्वरतंत्र का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व। जब मनुष्य में स्वरतंत्र का विकास हो गया तो मनुष्य शब्दों का उच्चारण करने लगा और इस प्रकार से जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज थी, संवाद संप्रेषण था, वो मनुष्य में होने लगा। तो मनुष्य में स्वरतंत्र का विकास एक बड़ी देन थी प्रकृति की, क्योंकि दूसरे प्राणियों में जो वोकल कार्ड है उसका विकास नहीं है, मनुष्य में वोकल कार्ड का विकास है, तो वो शब्दों का उच्चारण कर लेते हैं। तो इस अवस्था तक आते आते मनुष्य बोलने भी लगा, अपने विचारों का आदान प्रदान भी करने लगा। धीरे धीरे मानव विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। जो होमो सेपियंस है, मैंने बताया था कि ऐसा मानव जो प्राज्ञ मानव था, होमो सेपियंस, उसका उदाहरण की तरफ मिलता है लगभग 30,000 वर्ष पूर्व। 30,000 वर्ष पूर्व के बाद के जो मानव की अवस्था है उसको हम 3 काल में बांटते हैं, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। इन तीनों अवस्थाओं को हम एक बार देख लेते हैं। मानव विकास की अवस्थाओं को हम 3 भागों में बांटते हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। जब मनुष्य औजार हथियार बनाने लगा और उन औजारों से वो शिकार करने लगा, अपनी पेट की भूख को शांत करने लगा, पहले ही अवस्था को हम कहते हैं पुरापाषाण काल, जो शिकार के प्रारंभ से लेकर के लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक थी। हमने बताया था कि होमो सेपियंस जो लगभग 30,000 वर्ष पूर्व हुए, ये प्राज्ञ मानव था और इसने शिकार आदि करना चालू कर दिया। ये 12,000 वर्ष पूर्व तक की अवस्था है जब मनुष्य केवल पाषाण के हथियारों का प्रयोग करता था। ध्यान रहे, उसके जो औजार हथियार थे पत्थर के थे। मनुष्य को अग्नि का ज्ञान इस अवस्था में था। मनुष्य
में स्वरतंत्र का विकास हो चुका था और मनुष्य ने चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। जो प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई हैं, उन गुफाओं में गुफा चित्रकारी जो मिली है वो लगभग 40 से 30,000 वर्ष से प्राप्त होती है और उसका समय 12,000 वर्ष तक है। तो गुफा चित्रकारी का भी इस समय प्रारंभ मिलता है। इस समय पत्थर के जो औजार थे वो बेडौल थे, मतलब पत्थरों को तराशा नहीं जाता था, प्राकृतिक रूप से बने हुए पत्थरों को ही हथियार के रूप में ये इस्तेमाल करते थे। ये अवस्था हंटिंग अवस्था थी और मनुष्य गुफाओं या पेड़ों पर निवास कर लेता था। छोटे छोटे कुछ अस्थायी आवास भी वो बनाता था। ओके, मध्य पाषाण काल, जिसका समय 12,000 से 8 वर्ष के बीच का है। इस समय तक आते आते खाद्य संग्राहक गैदरिंग, यह अवस्था वो है जब मनुष्य जंगल में उगने वाले पेड़ पौधों की जो फल थे, उनके वृक्षों पर उगने वाले जो बीज थे, उनको इकट्ठा करके उससे अपने पेट की भूख शांत करने लगा। खाद्य संग्राहक अवस्था। दूसरा, इस समय मनुष्य पशुपालन भी करने लगा, पशुपालन भी प्रारंभ करने लगा। खाद्य संग्राहक और पशुपालन, ये दो बड़े थे। जो उसके औजार थे, औजार तो अभी भी पत्थर के थे, लेकिन उन पत्थरों को तराशा गया छोटे औजार, पत्थर के छोटे औजारों का प्रयोग किया, जिससे उनको दूर तक फेंका जा सके और पशुओं का शिकार आसानी से संभव हो सके। तो ऐसे छोटे औजारों का प्रयोग करना चालू कर दिया। नवपाषाण काल, ये अवस्था मानव विकास की जो तीसरी अवस्था है, ये वो अवस्था है जब मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। स्थायी बस्ती, चाक का ज्ञान, चाक और पहिए का ज्ञान। ओके, नवपाषाण काल तक आते आते मनुष्य को चाक और पहिए का ज्ञान हो गया। उसने नदियों के किनारे लकड़ी और घास फूस से मकानों का निर्माण करना चालू कर दिया, कृषि का प्रारंभ करना चालू कर दिया। उसने देखा था मध्य पाषाण काल में कि कुछ फसलें ऐसी हैं जो निश्चित समय पर उगती हैं और एक समय के बाद वो समाप्त हो जाती हैं। तो पहले तो बीज इकट्ठा कर लेता था। उसने देखा कि अगर इन बीजों को नदियों के किनारे पर, जहाँ ज़मीन गीली है, वहाँ अगर बो दिया जाए तो ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया सकता है। तो इसलिए उसने उसका बीजारोपण करना चालू कर दिया और इस प्रकार से कृषि का प्रारंभ हो गया। कृषि उस समय हल बैलों से नहीं होती थी। नुकीले भाले नुमा जो लकड़ी के औजार हथियार थे, उनसे नदियों के किनारे पर गीली मिट्टी में छेद कर दिया जाता था और उसमें बीज बो दिए जाते थे और उगने वाले पेड़ पौधों से जो उत्पादन होता था उसको ये लोग इकट्ठा कर लेते थे। और इसने स्थायी बस्ती का विकास करना चालू कर दिया। मनुष्य स्थायी रूप से निवास करने लगा। यहाँ तक मनुष्य यायावर अवस्था थी। ये अवस्था यायावर की थी। घुमंतु लोग थे, ये घूमते रहते थे। यहाँ पर स्थायी बस्तियों का विकास हो गया। चाक और पहिए का ज्ञान हो गया। संभवतः जब मनुष्य ने पेड़ को काटा होगा तो पेड़ के लट्ठों को ढोने के लिए उसको ज़्यादा बल का प्रयोग करना पड़ा होगा। संभवतः उसने जब उन लट्ठों के नीचे पेड़ों की गोल टहनियों का प्रयोग किया होगा तो उससे पहिए का ज्ञान और पहिए से फिर चाक का ज्ञान, जिससे उसने बर्तन बनाना सीखा। तो ये 3 अवस्थाएं मानव विकास की अवस्थाएं हैं। मनुष्य ने कला का ज्ञान तो इस अवस्था में ही सीख लिया था, जो हमें गुफा चित्रकारी के रूप में मिलती है। इंग्लैंड में, दक्षिण इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोव की गुफा है। इसी तरह स्पेन में
अल्टामीरा, फ्रांस में लेजरेट गुफा, और टेरा माटा। मानचित्र में एक बार आप देखिए, यूरोप का मानचित्र। यूरोप का वो मानचित्र है जिसमें प्राचीन मानव की बस्तियों के प्राप्ति स्थल दिखाए गए हैं। इसमें आप देखिए, सबसे पश्चिम में स्पेन में अल्टामीरा, फ्रांस में दक्षिण में देखिए आप टेरा माटा और लेजरेट गुफा है, इंग्लैंड में बास ग्रोह है। ये वो स्थान है जहाँ पर प्राचीन मानव रहता था और उसके द्वारा बनाई हुई चित्रकला के नमूने हैं। अल्टामीरा जो ये गुफा है, यहाँ पर मनुष्य के द्वारा उस समय बनाए गए जानवरों के चित्र हैं। और वो कौन से जानवर हैं? ऐसे जानवर गौरों के चित्र बनाते थे, साकिन, हिरन, भालू, शेर, तेंदुआ, घोड़ा, गैंडा, बेमत, पक्षियों में उल्लू। ये सब चित्र गुफाओं में प्राप्त होते हैं। गुफा की दीवारों पर और गुफा की छत पर बहुत से ऐसे चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों का उपयोग किस लिए मनुष्य करता रहा होगा? संभवतः ये गुफाएं विभिन्न समुदाय के मनुष्यों के मिलन का केंद्र रहे होंगी। और ये लोग जब शिकार करने निकलते थे, उससे पहले ये कोई सांस्कृतिक रीति रिवाज या परंपरा रही होगी। ये लोग उन पशुओं के चित्र बनाते थे जिनका शिकार करना होता था, या शिकार करने की जो क्या योजना होती थी उसको ये लोग यहाँ डिस्कस करते रहे होंगे और उसके अनुसार शिकार करते रहे होंगे। यह संभवतः इन चित्रों का निर्माण आने वाली जो पीढ़ी है उसको बताने के लिए किया जाता रहा होगा कि किन पशुओं का करना है और कैसे करना है। तो इस प्रकार की जो चित्रकारी है वो गुफाओं में प्राप्त होती है। इस पाठ में दो और पारिभाषिक शब्द हैं जिसको आप समझ लीजिए। एक है मानव शास्त्र। ये वो विज्ञान है, एंथ्रोपोलॉजी। जैसे हम विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करते हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, इसी प्रकार एक विज्ञान है एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें मनुष्य की उत्पत्ति, मानव जीव की उत्पत्ति और मानव के विकास का अध्ययन किया जाता है। उस विज्ञान को कहते हैं मानव शास्त्र। जो इस विज्ञान के विद्वान होते हैं उनको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव शरीर की बनावट, मानव शरीर का जो कंकाल है उसकी बनावट, उसको देख करके मनुष्यों का किस वर्ग, उसको देख करके वो ये निश्चित करते हैं कि अमुक मनुष्य किस वर्ग का है। वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वर्ग का है या निएंडरथल का है या रामापिथेकस का है, होमो इरेक्टस वर्ग का है। तो मनुष्य के शरीर की बनावट, उसके विकास का अध्ययन जिस शास्त्र में होता है उसे कहते हैं मानव शास्त्र। एक और पारिभाषिक शब्द है संजातीय वृत्त। संजातीय वृत्त या एथिनोग्राफी। संजातीय वृत्त या एथिनोग्राफी। एथिनोग्राफी क्या है? समकालीन जो निर्जातीय समूह हैं, निर्मिस मनुष्य, जो एक विशेष समय के जो मानव समुदाय हैं, निर्जातीय समूह हैं, उनके खान पान, रहन सहन, उनकी जीवन शैली, उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन जो होता है वो एथनोग्राफी कहलाता है। समकालीन निर्जातीय समूह का खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, सामाजिक संस्थाओं, उनकी राजनीतिक संस्थाओं, उनके प्रौद्योगिकी ज्ञान, इस सब का मतलब अगर देखा जाए तो एक समय के जो मानव समुदाय हैं
अलग अलग समुदाय के उनकी संपूर्ण जीवन प्रक्रिया का तुलनात्मक अध्ययन संजातीय वृत्त कहलाता है। तो मित्रों, आपने इस वीडियो में देखा कि मानव ने अपनी यात्रा को प्रारंभ करके और कैसे नवपाषाण काल तक पहुंचा और इसके बाद मानव सभ्यता की शुरुआत होती है और आज तक वो विकास यात्रा सतत जारी है। आपको वीडियो कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे, चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक यू।